हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 61 से। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 61 क्या है? अ बॉल ऑफ मास 0.25 kg अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1.96 मीटर is moving in a horizontal circle. Full stop. The string will break if the tension in more than 25 Newton. So what is the maximum speed that which the ball can be moved? The horizontal circle. लास्ट क्लास में भी मैंने इसका डिस्कशन किया था कि होरिजेंटल में याद रखेंगे mg काउंट नहीं होती है ना, इस तरह से ये घूम रहा है तो यहाँ पर फिक्स कर दिया। आइए मान लें कि बॉल है तो इस वक्त बॉल की वेलोसिटी कहाँ है? इधर है, ये भी है। ओके, इसमें टेंशन टी लग रही है ना। तो अब इसमें जो टेंशन जो टी लगेगी वो क्या लिखेंगे हम लोग? डायरेक्ट टी बराबर एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। इसकी लंबाई है एल। अब क्या है कि भी अगर बढ़ता है तो टी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो टी मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर क्या होगा? एम भी मैक्सिमम भी होगा, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। आपको कैलकुलेट करना है वो है, आपको भी मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो टी मैक्सिमम कितना है बच्चों? 25। ओके, मास आपको दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.25 और एल दिया हुआ है। एल दिया हुआ बच्चों आपको 1.96 है ना। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे आप? हाँ, यहां पर हो गया आपको भी मैक्स इसका स्क्वायर। यहां से 2 दशमलव और यहां से 2 दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और कर दीजिए, या ऐसी को ऐसे लिखेंगे 25 दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर भी है दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 196। तो ये आराम से यहाँ चला जाएगा, यहाँ सॉरी, ये है आपका वी मैक्स। तो वी मैक्स का स्क्वायर तो कितना हुआ बच्चों? वी मैक्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो ये हो गया वी मैक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 19 और 6, और 196 का जो रूट होता है वो कितना होता है बच्चों? 14 माने 14 मीटर होगा पर सेकेंड। यही होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम टेंशन होगा तो मैक्सिमम स्पीड भी होगा, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 62 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हेन अ मिल्क इज क्रंट क्रीम गेट्स सेपरेटेड ड्यू टू, मैंने कहना ये चाहता है कि जैसे जैसे दही होता है तो दही से आप क्या करते हैं ना, घी को अलग करते हैं, है ना। तो उसमें ऐसे 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 पूरा घुमा देता है ना, तो उसको पूरा सर्कुलर पाथ में घूमता है तो वो क्या हो जाता है? वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है। तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? बी लिखा जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल होगा, और कुछ नहीं होगा इसमें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, मतलब फोर्स उसमें बाहर की तरफ लगता है क्योंकि वो पानी पे तैरता है और पानी जो है खुद गोल 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 क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो बाहर की तरफ सेपरेटेड हो जाता है। 63 देखिए, करके स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन्स ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यू क्या लिखोगे बच्चों? 0। रेस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, इस जगह पर टाइम कितना है? 0 है। क्लियर? लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल टी इक्वल टू n-1 टू टी बराबर n। देन द रेशियो ऑफ एस एन ऐसे निकलना है, एस एन डिवाइडेड बाय एस एन प्लस 1। काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो आप एस एन इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है? यू होता है, u प्लस 1/2 है ना, a और 2n-1 ऐसा आप पढ़े होंगे। ओके, तो यहाँ पर एस एन इनिशियल क्या है? 0 प्लस 1/2 और a 2n-1, मतलब कि एस एन इज इक्वल टू अगर आप बात करें तो क्या मिलेगा आपको? 1/2 मिलेगा, a मिलेगा और 2n-1 मिलेगा। उसी तरह से एस एन प्लस अगर 1 मिलता है तो डायरेक्ट लिखेंगे 1a और क्या लिखेंगे? 2
फिर क्या लिखेंगे n+1 -1 ऐसे। तो Sn+1 इजिकल टू 1/2a 2n प्लस कितना 2 -1। यहाँ पर क्या होगा 2n +1 ऐसा होगा। अब इसका रेशियो लेना था बच्चों, तो Sn+1 का हमको रेशियो लेना था, ले लेते हैं रेशियो। तो Sn कितना हो गया, Sn हो गया 1/2a और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2n -1 2n -1, फिर यहाँ पर 1/2 इंटू a इंटू 2n+1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको क्या 2n -1 डिवाइडेड बटे 2n+1, यही आंसर होगा। समझ में आया? तो ऑप्शन में है बच्चों, ऑप्शन में है सी, ऑप्शन इसका सॉरी इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। ओके, तो हम लोग ने 63 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर जो 64 है वो काफ़ी आसान है, अगर आप देखें तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा पुली मास सिस्टम का क्वेश्चन आपने बहुत क्वेश्चन किया होगा। पुली मास सिस्टम जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ेंगे तो पुली मास सिस्टम का ऐसा क्वेश्चन बहुत आप करेंगे जो काफ़ी आसान है, इसमें कोई डाउट इसमें नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट आप इक्वेशन लिखिए क्वेश्चन नंबर 64 का और जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा आंसर, इसमें कुछ है ही नहीं। तो जैसे 64 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of the massless string. Full stop. The string passes over a pulley which is frictionless. See figure. The acceleration of the system in the terms of acceleration due to gravity g. ऐसे दिया हुआ है, ऐसे है, और इस तरह से है एक ब्लॉक, और इस तरह से एक ब्लॉक है। और M2 इजिकल टू क्या हो गया 6 kg और M1 इजिकल टू कितना हो गया अब यहाँ पर क्या होगा M2, यहाँ पर भी टेंशन है, यहाँ पर क्या है टेंशन है, इधर ये जा रहा है एक्सेलरेशन A से, इधर जा रहा है कितना से एक्सेलरेशन A से। अब इसमें निकालना है कि आप बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या होगा इन द टर्म ऑफ g। तो अगर हम बात करें फॉर M1 की तो ये हो गया M1, नीचे में क्या लगेगा बच्चों M1g और ऊपर में क्या लगेगा t। अब यहाँ पर जाएगा क्या एक्सेलरेशन A होगा t माइनस M1g इजिकल टू M1a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं किसका फॉर M2 का, तो M2 का डायग्राम बनाएंगे। तो M2, अब इस M2g कहाँ लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन भी कहाँ हो रहा है बच्चों नीचे, और टेंशन कहाँ लग रहा है ऊपर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इक्वेशन जो लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे इस इक्वेशन, यहाँ पर लिखेंगे M2g माइनस t इजिकल टू M2 इंटू a, ऐसा लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट और प्लस सेकेंड, और रिजल्ट भी याद रखिएगा है ना, ये माइनस टी है और ये प्लस टी है, कैंसिल हो जाएगा। तो M2g माइनस M1g इजिकल टू M1a प्लस M2a है ना। तो यहाँ पर हो गया M2 माइनस M1 इंटू जी और M1 प्लस M2 इंटू क्या हो गया A। तो A इक्वल टू आ गया M2 माइनस M1 इंटू जी डिवाइडेड बटे M1 प्लस M2, है कि नहीं, है कि नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो जो ज़्यादा मास रहता है ना उसमें से छोटा वाला मास को घटाकर इंटू जी कर देते हैं और डिवाइडेड बटे दोनों मास को जोड़ देते हैं। तो अब देखिए इसमें है क्या 6 माइनस 4 इंटू जी डिवाइडेड बटे 10, 6 प्लस 4 या 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 ये हो गया
तो यहाँ पर हो गया 2 डिवाइडेड बटे 10 इंटू जी, इसको भाग देंगे तो क्या होगा जी बटे 5, ये आएगा इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 65। भाई क्वेश्चन नंबर थोड़ा 65 को थोड़ा सा आप देखिए, स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन है, पहली बार स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC inclined theta as on the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. Full stop. The the relation between a small a and theta for the block to remains stationary on the wedge is, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो कि इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है, क्लियर, और इसकी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा, ए भी क्लियर। और ये हो गया क्या, एम मास का ब्लॉक हो गया, एम मास का ब्लॉक। ओके, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, वो ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया है, अब आप फिर सोचिए कि जब ये इधर जाएगा इंक्लाइन प्लेन, तो इस पे जो स्यूडो फोर्स लगेगा किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए। स्यूडो फोर्स इधर लगेगा। ओके, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, और mg आपको पता ही है, इसका mg cos थीटा इधर लगेगा, इसका नॉर्मल किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा। ओके, इसका mg sin थीटा किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नया कंपोनेंट आएगा, ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा ma cos थीटा, क्लियर। और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसका नाम होगा ma sin थीटा। तो अब ब्लॉक जो है चलने वाली बात होगी, ब्लॉक की, जैसे इंक्लाइन प्लेन इधर जा रहा है तो ब्लॉक की जो चलने की बात होगी, या तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा, है कि नहीं। इंक्लाइन प्लेन सीधे सीधे भाग रही है, तो इस पर स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जा रहा है ma cos थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, इस mg का एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट कहाँ आ गया, इधर आ गया। जो mg इधर लगेगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लॉक ऊपर चलने की इच्छा होगी तो इसी लाइन पर चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ब्लॉक जो है ना वो कहाँ है, रेस्ट में है। तो क्या लिखेंगे इस बार, एफ नेट को 0 कर देंगे। चलिए 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, mg sin थीटा माइनस ma और cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा बच्चों, g sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बटे cos थीटा। तो a इज इक्वल टू g, और यहाँ पर हो गया क्या, tan थीटा, समझे। तो यही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अगर इंक्लाइंड प्लेन का इतना एक्सेलरेशन देते हैं g tan थीटा, तो ब्लॉक उसी पे रेस्ट में रहेगा, इसका मतलब हुआ। समझ में आया बच्चों, कोई डाउट नहीं, मिटा देते हैं इसको। जो भी नीट का क्वेश्चन है, पहली बात कि कठिन नहीं है। अगर आपको थ्योरी का कंसेप्ट मालूम है और टोटल पढ़ा हुआ है और कम से कम 4 टाइम्स रिवीजन किया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन छोटा अमाउंट में है, छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत छोटा है क्वेश्चन, है ना। और क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं और समझने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए।
अब है क्वेश्चन नंबर 66। हाँ, 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार देखिए 66 को नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। करके 2 blocks capital A and capital B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and extensible string. Full stop. The whole system is suspended by the massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration A and B immediately after the cutting string is cut at respectively. पहले सवाल को समझ लीजिए, खूब अच्छे से समझ लीजिए सवाल को, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पर स्प्रिंग है, ओके, और यहाँ पर एक इस तरह से ब्लॉक है जिसका नाम A है और उसका मास 2m है, सॉरी 3m है, 3m है, और एक जो ब्लॉक है वो B है और इसका मास m है। पहली बात कि ये स्प्रिंग है, ये समझिए पहले, और ये है स्ट्रिंग है ना, समझ में? ऊपर वाला स्प्रिंग है और इधर नीचे वाला स्ट्रिंग है। अब कह रहा है कि हम स्ट्रिंग को कट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि स्प्रिंग को कट करेगा तो ये भी G से नीचे आएगा और ये भी G से नीचे आएगा, दोनों G से आएगा, तो आंसर G हो जाएगा अगर ये कट करता है तब। लेकिन सवाल में इसको कट कर दिया है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो कुछ नहीं है, आप अगर इसको कट करते हैं, पहले देख लीजिए, इसको आप कट कर देते हैं, बोले तो जब कट करेंगे, नाउ व्हेन स्ट्रिंग कट, व्हेन जब स्ट्रिंग क्या कर देगा, कट करेगा, समझिए। नाउ व्हेन स्ट्रिंग कट, जब स्ट्रिंग कट करेगा तो होगा क्या, उस टाइम क्या होगा, ये सीधे नीचे आने लगेगा। अब उससे तो हमको कोई मतलब है नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, बात समझे कि नहीं समझे? इसके साथ क्या हो रहा है तो ऊपर जाएगा ना, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, आई कहाँ आएगा, नीचे आएगा, जैसे कट करेगा तो ये कितना से ऊपर जा रहा है यही बताना है आपको, आइए कितना से नीचे आ रहा है ये बताना है। तो जब इसको कट कर देंगे, व्हेन नाउ स्ट्रिंग कट, देन B becomes free fall। तो आपको पता ही है कि फ्री फॉल में क्या एक्सेलरेशन होते हैं, तो मालूम है आपको। तो यहाँ पर लिखेगा क्या, mb इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू बी इंटू ए हो जाएगा। तो इसी से कट गया तो a बराबर क्या हो गया, g हो गया, यही तो है। तो a का एक्सेलरेशन हो गया, सॉरी b का एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, g हो गया, b का एक्सेलरेशन g हो गया। अब हम बात करते हैं इसका। तो इसका अगर आप बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका अगर बात करते हैं तो जस्ट इसको कौन खींच रहा है, ये 3m है ना, तो इसको तो एक नीचे में लग रहा है क्या, 3mg लग रहा है, और ऊपर में कौन लग रहा है, कितना लग रहा है, ऊपर में जो लग रहा है वो F स्प्रिंग लग रहा है ना, F स्प्रिंग। इसको खींचेगा कौन, F स्प्रिंग खींचेगा ना, ओके। और दूसरी बात ये है कि अब F जो स्प्रिंग है उसको कितना लोड मिला, उसको जैसे कट करने से पहले जो लोड मिला वो कितना मिल गया, 4mg का मिल गया। नहीं समझे क्या, जैसे कहने का मतलब है कि जब उसको काटे नहीं थे तो mg भी नीचे आ रहा है और 3mg भी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें आप एक और जोड़ दीजिएगा, इस तरह से mg भी जोड़िएगा, मतलब कि टेंशन भी लग रहा होगा नीचे, टेंशन लग रहा है ना, और टेंशन किसके बराबर है, mg के बराबर है, वही हो गया ये 4mg के बराबर हो गया। स्प्रिंग वाला किसके बराबर हो गया, 4mg के बराबर हो गया। अब इसको जैसे झटका मिलेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कोट आउट, यहाँ तक कोट आउट नहीं है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं इसमें से कि F स्प्रिंग माइनस कितना लिखेंगे, 3mg, F स्प्रिंग माइनस 3mg। ये देखिए ये जो फोर्स लगा हुआ है वो T बराबर, इसको हटा दीजिए बिना ना, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो F स्प्रिंग, लेकिन इस स्प्रिंग बराबर क्या लिखिएगा, 4mg। क्यों, फिर से समझ लीजिए कि F स्प्रिंग बराबर 4mg क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब ये कट नहीं किया गया है तो इस पर लोड कितना आ रहा है,
3 mg का आ रहा है और mg का आ रहा है, तो टोटल लोड इस पर लग रहा है 4 mg। आज जैसे ही आप कट कर दीजिए तो अब सिर्फ क्या रहेगा, 3 mg का लोड रहेगा। मतलब कि आफ्टर कट स्ट्रिंग वेट ओनली कितना हो जाएगा, वेट जो होगा वो 3 mg हो जाएगा। लेकिन पहले कितना था, पहले 4 mg था। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ नेट, यहाँ पर लिखते हैं बच्चों एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू क्या लिखेंगे, एम मतलब कौन जा रहा है, 3m जा रहा है, 3m इंटू ए। तो एफ नेट बराबर क्या होगा, 4 mg। मैं ऐसे लिखिए एफ स्प्रिंग माइनस 3 mg 3m है ना। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 4 mg माइनस 3 mg इज इक्वल टू 3m इंटू ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, mg इज इक्वल टू 3m इंटू ए, m से m कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा g इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी। तो ए बी इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया g बटे, सॉरी ए है ना, ए का एसलेशन g बटे 3 आएगा। तो ये एसलेशन हुआ, ए का एसलेशन हुआ g बटे 3 और बी का एसलेशन हुआ g। क्लियर है? अब ये g बटे जो 3 है वो कहाँ जा रहा है बच्चों, अपवर्ड, और g कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन जो होगी आपको, ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना, ऑप्शन में ए होगा। और नोट देखिए, नोट में है कि अगर मान लीजिए नोट स्प्रिंग कट कर देता है, स्प्रिंग कई बार ये भी पूछ देगा है, स्प्रिंग कट, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। ये भी जी से आएगा और ये भी जी से आएगा, तो जी कॉमा जी होगा। तो एक ऑप्शन है जी बटे जी कॉमा जी, और एक ऑप्शन है जी बटे 3 जी बटे 3, तो होगा नहीं, है ना। एक है जी बटे 3 जी, एक है जी और जी बटे 3, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, जी बटे 3, चूंकि ए का पहले पूछा है और उसके बाद बी का पूछा है, यही ना। हाँ, पहले आपको ए और बी पूछा है, तो जी बटे 3 और जी होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों, है ना, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 67। नीट के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ में आ गया ना आपको, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईआईटी का जो क्वेश्चन होता है वो ट्विस्ट होता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, अच्छा क्वेश्चन है। 67 कह रहा है कि अ बैलून ऑफ मास स्मॉल m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a वेयर a लेस देन g। तो कह रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एक्सेलरेशन a। काफ़ी साधारण क्वेश्चन है। एक बैलून है, इस बैलून का मास जो है स्मॉल m, और ये डिसेंडिंग मतलब कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो ए का वैल्यू जो है ना वो जी से क्या है, छोटा है, तो नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इसमें सवाल ये है कि कितना मास को रिमूव कर दें। अभी भारी होगा तो हो सकता है आ रहा होगा नीचे, तो सवाल ये है कि इसमें से कितना मास रिमूव कर दे ताकि ये कहाँ है, कितना इसमें मास रिमूव कर दें ताकि ये ऊपर की तरफ जाने लगे। तो फिलहाल ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। मैंने बायोन्सी फोर्स अपवर्ड लगा दिया है, बायोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसका इक्वेशन लिख दीजिए, नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा था क्या लिखिएगा, एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एम इंटू ए, हो गया एक इक्वेशन। अब कह रहा है कि m1 मास रिमूव, m1 मास मतलब कि इसमें से m1 मास को आप निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, m1 मास अगर रिमूव कर देते हैं तो मिलेगा आपको m माइनस m1 ऐसे।
फिर कंटिन्यू एफ पी ऊपर ही लगता है, एफ पी तो हमेशा ऊपर लगता है। तो अब यहाँ पे जो होगा, अब ये ऊपर जा रहा है, इसमें से निकाल दिए कुछ मास तो हल्का हो गया तो ऊपर जा रहा है उतना ही से। तो एम माइनस m1 इंटू जी, वेट फोर्स नीचे लग रहा है। अब बड़ा कौन है? बड़ा है एफ बी। तो एफ बी माइनस m1 इंटू जी इजिकल टू एम माइनस m1 इंटू ए। इसको सेकेंड मान लिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देते हैं। फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं तो ये देखिए ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर मिलेगा क्या? एम जी मिला, ओके, माइनस एम माइनस m1 इंटू जी मिला इजिकल टू एम ए मिला अब प्लस एम माइनस m1 इंटू फिर क्या मिला? ए मिला। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, एम जी माइनस एम जी प्लस m1 इंटू जी इजिकल टू एम ए प्लस एम ए माइनस एम इंटू m1 इंटू ए, है कि नहीं? ये और ये कैंसिल, m1g और यहाँ पर क्या होगा? 2ma माइनस m1a। अब इसको इधर लेकर आइएगा तो m1g प्लस m1 इंटू ए प्लस 2m इंटू ए m1 हमको कैलकुलेट करना है। तो m1 इजिकल टू जी प्लस ए इजिकल टू 2 इंटू एम इंटू ए। तो m1 इजिकल टू हो गया 2m इंटू ए डिवाइडेड बटे जी प्लस ए, ऐसे होगा। देख रहे हैं m1 इजिकल टू 2ma और जी प्लस ए। देखिए आंसर है 2ma जी प्लस ए, पहला ही आंसर है। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट, यही आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 67 क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों आपको? स्मॉल एम का एक बैलून था, उसका एक्सेलरेशन नीचे के तरफ था, ओके। तो कह रहा था कि कितना मास उसमें से रिमूव कर लिया जाए ताकि उतना ही एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ जाए, ये सवाल था। कोई डाउट नहीं ना? क्वेश्चन नंबर है 68 क्वेश्चन नंबर 68 करे कि 3 blocks of mass m 2m 3m are connected by strings shown in the figure, full stop. After an upward force F is applied on the block m, the masses move upwards at the constant speed v. So what is the net force on the block of the mass 2m? The acceleration due to gravity. तो समझिए पहली बात ये है यहाँ पर कि एकदम सिंपल बात है कि यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक है, यहाँ पर एक 2m का मास है और यहाँ पर एक 3m का मास है, 3m का मास है। और ये कितना हो गया? ये हो गया f, ये हो गया f, ओके। और ये क्या कर रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो सीधी सी बात है भाई ये कि नाउ सिस्टम moves with constant speed, moves with constant speed, constant speed। तो जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो नाउ नेट फोर्स ऑन एनी ब्लॉक इज इक्वल टू 0। किसी भी ब्लॉक पे अगर आप नेट फोर्स चाहिए तो वो क्या होगा बच्चों? 0 होगा। मतलब कि एफ नेट इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा। एनी ब्लॉक, क्यों? क्योंकि भी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये बात रही। कोई डाउट? ओके। 69 कह रहे कि अ पर्सन ऑफ मास 60 kg इज इनसाइड द लिफ्ट ऑफ मास 940 kg
press the button is the control panel. The lift starts moving upwards with the acceleration 1 meter per second square. If the g is equal to 10, the tension in the supporting cable. कह रहा है कि इस तरह से है, इस तरह से एक केबल लगा हुआ है, ओके, और इसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मतलब कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, और इसमें कोई एक आदमी है ना, तो उसका भी अपना मास है, लिफ्ट का भी अपना मास है। सॉरी, तो इसमें क्या हो गया कि m1 जो है वो मास ऑफ लिफ्ट है, आदमी का मास इतना है, तो इसमें क्या होगा कि mg भी लगेगा नीचे, और क्या लगेगा, m1g भी तो लगेगा, और टेंशन ऊपर जा रहा है ऊपर, तो क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू लिखेंगे, एफ नेट इक्वल टू लिखेंगे एम ए, लिखेंगे एम ए का मतलब यहां पर हो गया, पूरा सिस्टम चल रहा है, एम नेट इंटू ए, तो एफ नेट का मतलब क्या होगा, टी माइनस एम प्लस स्मॉल m1 इंटू जी इज इक्वल टू एम प्लस m1 इंटू कितना ए, तो यही हो गया आपका, T इज इक्वल टू एम प्लस m1 इंटू जी प्लस m1 इंटू ए, तो क्या होगा m प्लस m1, यहाँ पर हो गया क्या, g प्लस a, को डाउट, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, t, अभी t मैक्सिमम ही है, अब इस पर पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा आंसर, जरा देखिए, पहली बात कि जो m है वो 60 kg है, m कितना है बच्चों, 60 kg दिया हुआ है, m1 कितना दिया हुआ है, 940 kg दिया हुआ है, और g का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a का वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो लिखिए t इज इक्वल टू m 60 प्लस 940 और g का वैल्यू 10 और प्लस 1, तो ये हो गया कितना 1000 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा 1100 न्यूटन, 1100 न्यूटन, यही होगा आंसर। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन में है, अच्छा 1000 है ना, 1000 है इंटू 11,000 हो जाएगा ना, ठीक है, हाँ 11,000 हो जाएगा, 11,000 न्यूटन आंसर हो रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 काफी आसान है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, बेसिक है बिल्कुल। द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 2000 kg when the tension in the supporting cable is 28,000 न्यूटन, देन एक्सेलरेशन क्या होगा। मैंने पूछता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर है, ये मान लीजिए कि केबल है, मास ऑफ लिफ्ट है, लिफ्ट का मास इतना है, ये है आपको 1 to 2000 kg, और इसमें जो रस्सी है, रस्सी उसमें टेंशन कितना लग रहा है, T
t इज इक्वल टू लग रहा है आपको 28,000 न्यूटन। तो अब सवाल ये है कि एक्सेलरेशन किधर होगा, पहले बात की एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये तो पते नहीं है कि जा किधर रहा है। तो फर्स्ट में हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट में कि अपवार्ड जा रहा है ना, कि फर्स्ट में मानते हैं कि ये ऊपर के तरफ जा रहा है, अपवार्ड। व्हेन गोज अप, और देखते हैं अगर मिल जाता है तो ठीक है, गोज अप ऊपर के तरफ जा रहा है, तब चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, t ज़्यादा होगा माइनस m इंटू जी बराबर a में होगा ना, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, t माइनस एम जी और डिवाइडेड बाय क्या होगा, m। टेंशन कितना है इसमें, टेंशन है आपको 28 माइनस 2 0, फिर क्या लिखेंगे 2 ऐसा। अब a इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 3 जीरो कॉमन ले लेते हैं, 3 जीरो, तो 3 जीरो ऊपर कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा कि 28 माइनस यहाँ पर बच गया कितना 20। चलिए नीचे में कितना है 2 और 000 कट गया, तो a इज इक्वल टू 8 है, यहाँ पर 4 लिखा गया है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आंसर होगा। दूसरा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, डाउनवर्ड कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऑप्शन इसका हो गया बच्चों ए, ऑप्शन ए हो गया है ना। तो आज हम 70 तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और नेक्स्ट हम लोग इसको खत्म करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।